अस्सलाम, मैं हूं आपका मेजबान गौहर कुची और आज इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रहे हैं मेरे सीनियर साथी सनम एजाज। नाजरीन, आपको बताते चले कि इस सलाम जी के प्रोग्राम में हम जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ साथ मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है, सियासत से लेकर दूसरे मामलात और सरहद के उस पार भी क्या कुछ हो रहा है उस पर भी नजर डालते हैं और साथ ही साथ कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर भी नजर डालते हैं। और आज बैनुल-अक़वामी खबर में एक बड़ी खबर है, इसराइल और हमास के दरमियान जहां तनाज़ा चल रहा है, कशीदगी चल रही, वहीं पर जनूबी अफ्रीका ने उस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाया और आज उसमें समाअत होगी। आज क्या कुछ होगा वो भी हम इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे। उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर की सियासत में क्या कुछ है और सियासत में क्या चल रहा है, क्या इंतखाबात होंगे, जो पंचायत इंतखाबात है, लोकल अर्बन बॉडीज इंतखाबात है, वो कब होंगे, कैसे होंगे, वो भी हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। आपको हमारे साथ रहना होगा 10 बजे तक। उसके साथ साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आज ईडी के सामने पेश होना है। क्यों होना है पेश वो भी हम आपको बताएंगे। उसके साथ साथ ही दीगर कुछ मामलात हैं जहां पर मौसम की अगर हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर जहां मौसम खुश्क चल रहा है, सर्दी में रात भर जो दर्जा हरारत है वो कहीं ना कहीं सर्दी की वजह से लोगों को भी मुश्किलात पेश आ रहे हैं। जहां पर जम्मू कश्मीर के लोग बर्फबारी बारिशों का इंतजार कर रहे हैं, वहीं पर बिरून रियासत के जो सयाह हैं वो भी बर्फबारी के मुंतजिर हैं। इन सभी खबरों पर हम नजर डालेंगे। मेरे साथी सीनियर सनम एजाज भी उस पर गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ इस पर तज्जिया और तबसरा भी करेंगे। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 11 जनवरी है। मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ इस आज के दिन के हवाले से बताएंगे आपको सनम एजाज। बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। और मैं हूं सनम एजाज। देख रहे हैं आप सलाम जी की, मेरे साथ गौर कुछ हैं। और प्रोग्राम में जिस तरह इन्होंने बताया कि हम देश दुनिया के कुछ मामलात पे नजर रखेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको जो खबरों के पीछे की कहानी है वो आप तक पहुंचाएंगे। और उसी खबरों के पीछे की कहानी में जब तारीख 11 की आती है तो 11 1-1-2 भी हो जाता है, 1-1-11 भी हो जाता है। और 11 के बारे में आमतौर पर जम्मू कश्मीर या दुनिया में 11 की तारीख कुछ ऐसी नेगेटिव भी मानी जाती है। कुछ दुनिया के ऐसे बड़े वाक़ात हैं जो 11 को हुए तो उसने 11 पे ज़्यादा नज़र रहती है। और आज 11 1-1-11 और 1-1-11 में हम माजी में क्या कुछ हुआ, 9-2-11 माजी में नहीं हुआ था, 1-1-11 माजी में भी था। लेकिन आज की तारीख, आज का दिन हमें माजी में कैसा था वो हमें याद रखना है, ताकि हम अपने आने वाली जनरेशन को बता सकें कि हमारा माजी कैसा था, क्योंकि माजी से हम सीखते हैं। तो आज की शुरुआत, पहला जो मामला है आज के दिन पे, दुनिया 1940s में एक वर्ल्ड वाइड वार से चल रही थी। तूफान था और उससे दूसरी आलमगीर जंग यानी वर्ल्ड वार सेकंड कहा जाता था। तो उसी के में कहीं न कहीं गोलियां, तोप, मिसाइल सब कुछ चल रहे थे। और फिर कोलालमपुर, एक ऐसा शहर जिस पे आज ही के दिन में 1942 दूसरी आलमगीर जंग चल रही थी। और जापान जो आजकल जंग से बहुत दूर है, उस दूसरी आलमगीर जंग में जापान को बहुत कुछ भुगतना पड़ा। उसी जापान ने आज ही के दिन में कोलालमपुर पर कब्जा मुकम्मल किया था। वो तारीख 11 जनवरी थी, साल 1942 का था। और फिर साल 1943 का आज ही का दिन बरतानिया और अमेरिका, ये दो मुल्क थे जो एक तरफ वर्ल्ड वार में थे। और साल 1943 को आज ही के दिन पे बरतानिया और अमेरिका ने चीन को कुछ कब्जा किए गए चीन के इलाके वो वापस उनके हैंड ओवर किए। जंग की जो ख़त्म होने की, या जंग जो है क्लोज अप होने की जो शुरुआत हुई थी वो आज के दिन पे हुई थी। और फिर जो यूनान की जंग थी 1945 था, वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट बराबर जारी था। तो उस जंग में 1945 11 जनवरी को यूनान की जो खाने जंगी थी उसमें जंगबंदी हुई थी। वो इंटरनल जंगबंदी थी, खाने जंगी थी वहाँ की यूनान के अंदर। और फिर आज का दिन, यूजुअली जो हादसे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उनकी अमवाज होती हैं वो इस तरह की नहीं होती हैं जिस तरह आज ही के दिन 1962 में हुई थी। बर्फ का तूदा आया था और ये पेरू के एडिसन गांव में बर्फ का तूदा आया और इससे इब्तदाई तौर पे 3000 लोगों की मौत वाक़ा हुई थी। बर्फ का तूदा, और पूरा गांव का गांव जो है, पूरा इलाका जो है वो इस बर्फ के तूदे के नीचे दब गया था। ये 1948-49 के जो वर्ल्ड वार सेकंड थी उसके बाद के वाक़ा थे। 1962 का वाक़ा था, लेकिन 62 के बाद 70 आता है। और 73 1973 पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था और बांग्लादेश को पहली बार आज ही के दिन 11 जनवरी 1973 को
जर्मनी ने, मशरकी जर्मनी ने एज इन इंडिपेंडेंट मुल्क तस्लीम किया था। ये पहली बार हुआ था। और फिर अगर 90s में आ जाएं तो 90s में वर्ल्ड ये जो खलीजी जंग हो रही थी, इराक, अमेरिका, जो अमेरिका चढ़ दौड़ा था, तो 1993 में जो सलामती कौंसिल है उन्होंने खलीजी जंग बंदी के खिलाफ वर्जी पर जो खलीजी ममालिक हैं उनको खबरदार किया था। 1993 का साल था, जनवरी 11 की तारीख थी। और फिर सोमालिया के बारे में आप जानते हैं, अफ्रीका का एक शहर है सोमालिया, और सोमालिया भी बिल्कुल उसी तरह से दुनिया की सबसे ज़्यादा मिनरल्स या वसाइल जो है वो सोमालिया के आसपास के इलाकों में। लेकिन सोमालिया आज भी गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजर रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह वहाँ पे वही करप्शन है। तो उसी करप्शन को लेकर अगर देखा जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा का अमन मिशन जो सोमालिया में था, अंदरूनी जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस थी, वो 1995 में 2 साल के लिए ख़त्म हुआ था। और फिर आपको बताते चले, ज़रा हिंदुस्तान के आसपास चलें तो हिंदुस्तान और इंडोनेशिया के इन दिनों के हालात जो हैं, खबरें आपके पास आई होंगी। तो 2001 11 जनवरी पहली बार दिफाई माहदा जो है हिंदुस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान हुआ था। साल था 2001 का। तो आज की तारीख 11 जनवरी, माजी में क्या हुआ यह आपने बताया, लेकिन 11 जनवरी में जब आगे के लोग देखेंगे, आने वाले वक्त में यूट्यूब से लेके सोशल मीडिया के तहखानों को जब खंगालेंगे तो 11 जनवरी को क्या हुआ था वो भी याद रखा जाएगा। तो इस साल 11 जनवरी को क्या होने जा रहा है? सबसे पहले 11 जनवरी को इस साल फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने आज फिर बुलाया है। तो तारीख में कभी जो हमारे बाद आएंगे वो लोग 50 साल बाद, 60 साल बाद जब 11 जनवरी को खंगालेंगे तो तब वहाँ पे ज़रूर ये लिखा होगा कि 11 जनवरी 2024 को फारूक अब्दुल्ला को क्रिकेट स्कैंडल में ईडी ने एक बार फिर तलब किया था। तो ईडी ने आज तलब किया, ज़रा गौहर बताएंगे आज क्या कुछ रह सकता है फारूक अब्दुल्ला के हवाले से। बिल्कुल नाज़रीन, बात करेंगे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश होना है। बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में जो मुबैना बेज़ाब्तगियाँ है, माली बेज़ाब्तगियों के सिलसिले में ईडी के सामने आज उन्हें पूछगछ के लिए तलब किया गया है और आज उन्हें उनके सामने पेश होना है। और आपको बताते चले कि साल 2022 में भी इस सिलसिले में ईडी की जानिब से जो फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जो क्रिकेट एसोसिएशन घोटाला मामला है बेज़ाब्तगियों का, इससे मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दायर की गई थी। और आज बाज़ाब्ता तौर पर इससे पहले भी फारूक अब्दुल्ला ईडी के सामने पेश हुए, जहां श्रीनगर के अंदर राजबाग के अंदर उनका ऑफिस है, उनके सामने भी पेश हुए। लेकिन आज एक बार फिर फारूक अब्दुल्ला को ईडी के सामने पेश होना है। और माना जाता है कि जिस तरह से जो अपोजिशन या इंडिया अलायंस के जो अरकान हैं, लीडरान हैं, उनमें फारूक अब्दुल्ला का नाम भी शामिल होता है। उसके साथ साथ ही दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और उसके साथ साथ ही उत्तराखंड के हेमंत सोरेन, उन्हें भी ईडी के सामने भी, जहां उन्हें भी मुबैना जो मुख्तलिफ घोटाले हैं उनके सामने भी ईडी के सामने उन्हें पेश होना है। और अरविंद केजरीवाल को शराब पॉलिसी 2000 जो शराब पॉलिसी है दिल्ली के अंदर, उस मामले में ईडी ने उन्हें 3 बार समन भेजी है और उन्हें वो अभी तक पेश नहीं हुए। लेकिन फारूक अब्दुल्ला को आज ईडी के सामने पेश होना है। जो क्रिकेट एसोसिएशन घोटाला मामला हुआ है, इस सिलसिले में फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, फारूक अब्दुल्ला को इससे पहले भी बुलाया गया था, मुझे बिल्कुल याद है, लगभग साल 2019 का था, और श्रीनगर के राजबाग में ईडी हेडक्वार्टर फारूक अब्दुल्ला को बुलाया गया था। तब महबूबा मुफ्ती की वालदा को भी जमीन के मामले में बुलाया गया था। लेकिन फारूक अब्दुल्ला का जो क्रिकेट स्कैंडल है, जिसमें वो क्रिकेट स्कैंडल के चेयरमैन रहे थे 2000 के आसपास में, और 2000 से 10 तक लगभग वो क्रिकेट चेयरमैन थे। तो उस दौरान जो मुबैना घोटाला है, जिसमें इल्ज़ाम है कि जो क्रिकेट के लिए फंड्स वगैरह थे वो डाइवर्ट हुए थे, और उन फंड्स को डाइवर्ट करने के दौरान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला सदर हैं, उनके साथ साथ कुछ और लीडरान के हवाले से भी, या कुछ और जो क्रिकेट के अहदेदार हैं, क्रिकेट एसोसिएशन के जो अहदेदार थे, उनके नाम पे ये सारे मामला थे। कोशिश करेंगे कि हमारे नुमाइंदे जो हैं फैसल जो है, हम उनसे ज़रा जानेंगे। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कुछ तफसीलात आ रही है, कितने बजे फारूक अब्दुल्ला को बुलाया गया है, कहाँ पे बुलाया गया है? क्योंकि ये कश्मीर में उन्हें शायद आज बुलाया जा रहा है, तो क्या कुछ बुलाया जा रहा है, और क्या क्रिकेट स्कैंडल में कुछ बड़ी पेशरफ्त हुई है जो अचानक कल शाम को फारूक अब्दुल्ला को ये नोटिस जारी हुआ है? आपको याद होगा कि जब JKCA के प्रेसिडेंट थे फारूक अब्दुल्ला 2003 से लेकर 2011 तक, तो उस बीच में जो है करीबन, जैसा कि डाटा सामने आ रहा है कि
112 करोड़ रुपए जो है बीसीसीआई की तरफ से जेकेसीए को दिया गया था। उस टाइम फारूक अब्दुल्ला साहब प्रेसिडेंट थे और उसके साथ साथ कई ऐसे लोग थे जो उस क्रिकेट एसोसिएशन में थे, चाहे जनरल सेक्रेटरी हो या ट्रेजरर हो। उन सब पे ये इल्जाम है कि जो भी फंड इस दौरान आया करीबन 112 करोड़ रुपया वो जेकेसीए के 3 अकाउंट्स में आया, जो कि एक उनका बैंक अकाउंट खानियार में है, जुनीमर में है, या जो एआईआर कार्गो में उनका एक अकाउंट है उसमें ये पैसे आते थे। लेकिन वो पैसे जो है फिर पर्सनल अकाउंट्स में घर वालों के या बाकी जो लोगों के अकाउंट्स हैं उनमें चले जाते थे। और इसी चीज को लेकर जो है इन्वेस्टिगेशन भी काफी टाइम तक चली। कई बार फारूक अब्दुल्ला को दिल्ली बुलाया गया या श्रीनगर में तलब किया गया। तो आज एक बार फिर से इसी केस में जो है फारूक अब्दुल्ला को फिर से बुलाया गया। हालांकि बुलावा जो है वो दिल्ली से आया है, लेकिन वो यहाँ भी अपीयर हो सकते हैं। और हालांकि ये भी आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ही इनको राजबाग में जो ईडी का ऑफिस है वहां पे किया गया था। करीबन 4-5 घंटे तक इनकी वहां पे इन्वेस्टिगेशन की गई थी और उसके बाद इनको बाहर छोड़ा गया था। और उसके बाद इन्होंने ट्रायल कोर्ट में जमानत भी हासिल की थी। उस वहां पर भी जो है बाकायदा तौर पर एक केस चला था इनके हवाले से, और जहाँ पे कामयाब हुए थे जमानत हासिल करने के लिए। ताहम आज एक बार फिर से ईडी की तरफ से जो इनको बुलावा आया है और फिर से इनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है। आपको याद होगा कि लगातार इस तरीके से ईडी ने इनको बुलाया है या बाकी एजेंसी ने इनको बुलाया है, जो कि जो बड़ा मशहूर माना जाता है कि क्रिकेट स्कैम है, उसके हवाले से इन पे जो है लगातार इनकी पूछताछ की जा रही है। ताहम इन्होंने हमेशा जब भी इनसे पूछा गया कि इस तरीके से स्कैम है तो इन्होंने इस चीज को हमेशा डिनाई किया कि मेरे टाइम पे कोई स्कैम नहीं हुआ। हालांकि काफी टाइम से ईडी के सामने तलब हो रहे हैं या केस भी इन्होंने इस पे लड़ा है, तो लेकिन पर्सनली इन्होंने हमेशा इस चीज को रिफ्यूज किया है, डिनाई किया है कि किसी तरह का कोई स्कैम इन 7 या 8 सालों में हुआ है जब ये जेकेसीए के प्रेसिडेंट थे। ताहम आज की बात करें, आज फिर से इनको बुलाया गया है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये वहां पे ईडी पहुंच सके। कि लगभग इनको यहाँ श्रीनगर के ऑफिस में ही जो है तलब होना, वहां पे हाजिर होना होगा, क्योंकि आज इतनी जल्दी फिर दिल्ली नहीं पहुंच सकते, इसलिए यहाँ पे भी वो अपीयर हो सकते हैं। और वहां पे उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ क्वेश्चनिंग होगी। और फैसल माजी में हम पास्ट प्रैक्टिस अगर हम देखें तो जब भी इनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि ईडी जो है सरकार के इशारों पे चल रही है, इनका इल्जाम था। और ये जब भी कोई ये बयान दे दें तो उसके बाद ईडी एक प्रेशर के तौर पे इनको बुलाती है, ये माजी में बताते थे। आज के हवाले से कोई कुछ इनका स्टेटमेंट, कोई बयान, कोई ट्वीट वगैरह आया? मेरी नजरों से तो नहीं गुजरा। क्या आपकी नजरों से कुछ गुजरा है कोई ऐसा बयान जिसमें एक बार फिर, क्योंकि माजी में बड़े इल्जाम ये लगाते रहे कि ये सरकार का वो हथियार है जिसको वो एज अ प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल ये हकीकत है कि जब भी किसी तरह की कोई सिक्योरिटी एजेंसीज की रेड्स पड़ी यहाँ की सियासी इदारों पे, खासकर 2 पार्टियां, जब हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जब भी इन लीडरों पर जो है एनआईए की बात हो, एसआई की बात हो या ईडी या सीबीआई की रेड पड़ी, उन्होंने लगातार इसको पॉलिटिसाइज किया। कहा कि हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या बीजेपी पे इल्जाम लगाते थे, ये हम 2 पार्टियों को जो है तोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम पे इस तरीके से प्रेशराइज किया जाता है। ताहम आज की बात करें तो अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई इस स्टेटमेंट सामने नहीं आया है कि वो इस चीज को कैसे देखते हैं। कल रात के एक खबरें सामने आई कि फारूक साहब को फिर से ईडी ने बुलाया है, तो अभी आज दिन में जो है स्टेटमेंट्स आ सकते हैं या फारूक अब्दुल्ला साहब जैसे वहां पर जाएंगे उसके बाद ये लगभग बता सकते हैं कि इसके हवाले से कोई उनका स्टेटमेंट आ सकता है। ताहम कल शाम से लेकर अभी तक कोई रिएक्शन इस पे पार्टी की तरफ से नहीं आया है कि जैसा कि इससे पहले आता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फारूक साहब इसके साथ ज्यादती करती है या जो है ये प्रेशराइज करना चाहते हैं रीजनल पार्टीज को, ताकि वो खामोश बैठे। लेकिन फिलहाल के लिए जैसे ही वो वहां पे होंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ स्टेटमेंट उनकी तरफ से आएगा और क्या कुछ इस केस में जो है मजीद पेशरफ्त हुई है। बहुत शुक्रिया फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, सुबह हमें बताने के लिए क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि अभी तक जिस तरह हम माजी में देखते रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हो, नेशनल से लेकर जम्मू कश्मीर तक, जब भी ईडी वगैरह ने पूछताछ की तो अक्सर उनके इल्जाम लगते थे कि ये पोलिटिकल वंदाता है, पोलिटिकल प्रेशराइजेशन है। और एक तरह से मैं कुछ सुबह ही जब प्रोग्राम को आने से पहले मैं एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3rd ईयर लीडर से बात कर रहा था, तो उनका यही कहना था कि कल उमर साहब ने तो बयान दे दिया, फारूक साहब ने भी बयान दे दिया, तो उसके जवाब में यह है। कल वो जिस तरह आपको याद होगा रटले पावर हाउस पे बयान दिया था, तो उसका बता रहे थे कि ये जी उसी की वजह से। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना तुक भी बन सकता है, वो उनका अपना व्यू पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो नहीं आया है।
तो ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन हम ज़रा इंतखाबात की बात भी करें। आपको इंतखाबात के हवाले से बताते हैं, कल फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद उमर अब्दुल्ला ने भी श्रीनगर में इंतखाबात को लेके इलेक्शन कमीशन को बड़ा किया है, बड़ा उन्हें हम कैसे हैं कि उन पे तनकीद की है। और लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात से पहले पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात हो सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। इसकी कई वजूहत हैं। चीफ जो हमारे के मरकज़ ने अभी तक मुकामी इदारों में दूसरे जो OBCs हैं उनको रिजर्वेशन देने के कानून में तरमीम नहीं की है, तो ये बड़ा मुद्दा है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कश्मीर से अगर बात की जाए तो वो इस पर ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन कुछ हल्के ये भी बताते हैं कि जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है उनने पंचायतों और म्यूनसिपल बॉडीज़ में OBC की रिजर्वेशन का जो फैसला किया है उसके लिए फ़िलहाल मरकज़ को या तो ऑर्डिनेंस पास करना है या पार्लियामेंट में बिल पास लाना है। तो ये मामला अभी वहीं पे खटाई में है। और जम्मू कश्मीर में जो लोकसभा के इंतखाबात हो रहे हैं उनसे पहले पंचायती इम्कानात जो इंतखाबात हैं उनके इम्कानात बहुत कम है। एक तो एक्ट में तरमीम करनी है और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो OBCs की सीटें होंगी उनकी डिलिमिटेशन होगी, वो कौन सी होगी, किससे होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला। किनको आपको याद होगा कल उमर अब्दुल्ला ने बताया था कि अगर इन्हें ये सब कुछ करना था, डिलिमिटेशन वगैरह करनी थी, तो ये 1 महीना 4 महीने 5 महीने पहले से शुरू कर देते। लास्ट में उन्होंने कहा कि आग लगने पे कुआं खोदने वाली बात है। तो ये जो सारा मामला है निचली लेवल पे जो सरकार कहती है कि ये सब कुछ है। आपको बताएं BR शर्मा जो जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन अफसरान हैं उनने जहाँ परसों एक स्टेटमेंट किया, यूँ कहीं कल ही एक बाज़ाब्ता तौर पर एक बयान जारी किया, उसमें कहा कि जो समरी रिवीजन है 15 जनवरी से 5 फरवरी तक होगी और जो लेटेस्ट फरिश्ते हैं वो 26 फरवरी को शाया होंगी। तो ये सारे जो मामला हैं जिसमें पंचायतें हैं, BDCs हैं, उनकी जो मियाद नाव को ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद पंचायतों के इंतखाबात जो हैं वो कब हो जाएंगे। तो कुल मिला के खबरें यही आ रही हैं कि पॉसिबल नहीं है कि अभी ये जो इलेक्शन जो हैं लोकसभा के उससे पहले जम्मू कश्मीर में पंचायतों के इंतखाबात हो जाएं। कोशिश हम करेंगे मीर हिलाल हजूरी के पास जाने की। मीर हिलाल हजूरी भी इस खबर में पूरी तरह से नज़र रखे हुए थे और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर से जब रब्ता हो रहा है तो वहाँ से यही बताया जाता है कि अभी इब्तदा है, क्योंकि इन म्यूनसिपल इंतखाबात को अंजाम देने के लिए कई मामला जो हैं, कई जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करना है, उनको रेक्टिफाई करना है। और सबसे बड़ा वो है डिलिमिटेशन का, क्योंकि OBC सीट कौन सी होगी ये बहुत बड़ा मामला है इस वक्त। क्योंकि OBC रिजर्वेशन की अभी जो कल मनोज सिन्हा ने भी जम्मू कश्मीर में जब वो बलवाल में थे और बलवाल में मनोज सिन्हा ने पब्लिक गैदरिंग में भी बताया कि मुल्क में OBC को रिजर्वेशन दी जाती थी, जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट थी जहाँ नहीं थी और अब यहाँ पे भी दी जाएगी, ये कल उन्होंने बताया। तो जब दी जाएगी तो किसको दी जाएगी, किन एरियाज को दी जाएगी, क्या उस सीट में OBCs की पॉपुलेशन होनी चाहिए, क्या पॉपुलेशन है तो कितनी % होनी चाहिए, उसको ये अलग किया जाएगा। उस पर इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त वर्कआउट कर रहा है। तो इसको यही कहा जा सकता है कि कुछ वक्त लग सकता है। मीर हिलाल हजूरी जो है उनसे कोशिश थी कि हम बात कर पाते, शायद उनसे हमारा राब्ता नहीं हो रहा है, तो जैसे उनसे राब्ता होगा उस पर हम बाकी बातें जो है, बाकी मामला जो हैं वो इसका आगे बढ़ेंगे। गौर क्या जी नाज़रीन, जिस तरह से जो कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल लोकसभा इंतखाबात से पहले जो जम्मू कश्मीर के अंदर ना ही पंचायती और ना ही बल्दियाती इंतखाबात मुनक्कद कराने का कोई इम्कान नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक जिस तरह से सनम ने भी कहा है कि जो रिजर्वेशन है देने के लिए कानून में तरमीम नहीं की है मरकज़ की जानिब से। और अगर ये सब करना होगा, अगरचे जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से पहले ही इस सिलसिले में रिजर्वेशन का फ़ायदा देने का फैसला किया है, लेकिन मरकज़ को या तो फिर ऑर्डिनेंस पास करना होगा या पार्लियामेंट के अंदर इसके हवाले से बिल लाना होगा। मीर हिलाल अंजूरी हमारे साथ आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपकी रात अच्छी गुजरी होगी। ज़रा बताइएगा इंतखाबात से के हवाले से, आप सुबह से कुछ बातें भी कर रहे थे, आपने मुझसे भी बात की, तो क्या निचोड़ निकल के आया? पार्लिमानी इंतखाबात से पहले क्या हो पाएंगे या नहीं, या उनके साथ हो पाएंगे या नहीं बल्दियाती इंतखाबात? देखिए सनम, अगर आपको याद होगा कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से जो एक स्टेटमेंट दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क के अंदर OBCs को जो रिजर्वेशन हासिल है, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो हदबंदी करनी है पंचायती हलकों की और वोटर रिवीजन का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ समय लग सकता है, हालांकि उन्होंने उस वक्त का तायुन नहीं किया और ये नहीं कहा कि कब तक
जो है ये इलेक्शन कराए जाएंगे, चाहे पंचायत हो, यूएलबीज के इलेक्शंस हो। ताहम हमने कहा था कि ये जरूर हो जाएंगे और मोदी सरकार इस चीज के लिए डटी हुई है कि जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है उसको परवान चढ़ाया जाए। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर के विजाविज देखते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि अभी यहाँ असेंबली के इंतखाबात भी नहीं हुए, डिस्पाइट की जम्मू कश्मीर की सरकार हो, मुल्क की सरकार हो, सिक्योरिटी एजेंसीज हो, ये ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार इस तरह का अमन है, पीस है, ट्रैंक्विलिटी है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल जो है वो साजगार है। लेकिन उसके बावजूद असेंबली के इंतखाबात ना होना एक सवाल जो है सरकार पर जरूर उठाता है। लेकिन जहां तक पंचायती इंतखाबात का ताल्लुक है, जैसे ओबीसीज यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए जो कानून है उसमें अभी भी सेंटर की जानिब से अमेंडमेंट नहीं हुई है और इसके हवाले से जब तक ना कोई अमेंडमेंट हो जाएगा तब तक यहाँ पर इंतखाबात नहीं होंगे। और इसका इस खबर को जब हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के स्टेटमेंट के साथ जोड़ते हैं तो साफ पता चलता है कि लोकसभा के इंतखाबात से पहले ये पंचायती इंतखाबात मुमकिन नहीं है, बल्कि जो एज पर लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स को यहाँ पर तैनात करना पड़ेगा जहां जहां पंचायती हल्का है और उसके लिए जो मियाद है वो 6 माह की है। यानी 6 माह तक आप एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ पर तैनात कर सकते हैं और उसके बाद मजीद 3 माह भी उन्हें एक्सटेंड किया जा सकता है। और इस तरह से जो मुबसरीन है या माहिरीन है या सियासी पंडित जो है या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ जराए का मानना है कि फिल वक्त ना ही पंचायत इलेक्शन, ना ही यूएलबी की इलेक्शन, ना ही बीडीसी की इलेक्शन और ना ही असेंबली के इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर मुमकिन है, बल्कि ये सारी चीजें पोस्ट जो लोकसभा इंतखाबात है उसके बाद ही उस पर सरकार सोच सकती है। बहुत शुक्रिया। मीर हिलाल हंजूरी हमारे साथी हिलाल हंजूरी बता रहे थे कि इंतखाबात के जिस तरह से एक आम अंदाजा सा है और जिस तरह असम्बली के इंतखाबात के हवाले से भी मैं कल ही या 2 दिन पहले दिल्ली से लेकर कश्मीर तक जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल पंडित जिन्हें आमतौर पर कहा जाता है, उनसे जब बात कर रहा था वो कह रहे थे भी अभी असम्बली इंतखाबात के हवाले से भी उन्हें लग रहा है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सितंबर से पहले इंतखाबात असम्बली कराने, उनका कहना था कि उनमें भी उन्हें अभी जहाँ हम जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की बात करेंगे, कल जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी इस हवाले से कहा है, जहाँ उन्होंने कहा है कि जो पार्लिमानी इंतखाबात है वो मरकजी हुकूमत को जम्मू कश्मीर के अंदर उन्हें मजबूरी है कराने की। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि अगरचे बल्दियात या जो पंचायती इंतखाबात कराने थे जम्मू कश्मीर इंतजामिया मरकज को, तो कम से कम 6 महीना पहले ही उन्हें जो खतबंदी करानी थी या रिजर्वेशन के हवाले से जो बात की गई थी, छेड़ी गई थी, वो सब करना था, उसके बाद ही इंतखाबात। उन्होंने कहा कि यह जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ एक मजाक किया जा रहा है, न असेंबली इंतखाबात और न ही अब बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात किए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल इस पे अगर कल की ही बात करी जाए, उमर अब्दुल्ला ने कल खरी सुनाई, खरी उन्हें इलेक्शन कमीशन को सुनाई और असेंबली इंतखाबात पे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने खुद बताया था जब कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप गई थी तो उनका बाज़ाब्ता तौर पे मुझे स्टेटमेंट याद है, उसमें बताया कि देयर इज अ वैक्यूम। तो जब खुद इलेक्शन कमीशन ये वैक्यूम की बात करता है कि वहाँ पे है खला है, तो उसको फिल करने की इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। और उमर अब्दुल्ला ने कल यही मामला भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, चूंकि उमर अब्दुल्ला काफ़ी वक्त के लिए मुल्क से बाहर थे, तो उस के बाद जब वो कल आए यहाँ पे तो उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन किया, तो उसमें उन्होंने इलेक्शंस की बात करते हुए इलेक्शन कमीशन को बताया कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये हमारे मुल्क में एक बोझ है, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देता है तब तक इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की बात भी नहीं करता है जम्मू कश्मीर में। चूंकि मामला 5 अगस्त को लेके जब फैसले को लेके सुप्रीम कोर्ट में आया तो तब इलेक्शन कमीशन ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जम्मू कश्मीर में सितंबर तक इलेक्शन कराए जाए। और अब सितंबर तक भी इलेक्शन हो पाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आमतौर पे इस वक्त नैरेटिव एक चल रहा है कुछ पॉलिटिकल क्वार्टर्स में। एक नैरेटिव यह है कि मार्च अप्रैल मई में मुल्क में इंतखाबात होंगे, तो वो इंतखाबात जो है साफ जाहिर है 2-3 महीने लगते हैं, तो अगस्त सितंबर तक तो नई सरकार को होंगे और फिर उस वक्त जम्मू कश्मीर में जो है एक तो अमरनाथ यात्रा होगी, साथ में पीक सीजन टूरिज्म का यहाँ पे रहेगा। तो इन दोनों चीज़ों के होते हुए सिक्योरिटी वगैरह जो है वो सारी डिप्लॉयमेंट होगी यात्रा के साथ साथ टूरिज्म जो सीज़न की, तो उसमें क्या सरकार
इंतखाबात करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या 2023 में इंतखाबात, 24 में इंतखाबात होंगे, इस पर अभी भी कुछ पॉलिटिकल पंडित जो हैं वो अपनी आंखें बंद नहीं करते हैं, बल्कि कहते हैं तौबा तौबा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब देखना है, इंतजार करना हमें कि क्या कुछ होता है। लेकिन कल फारूक अब्दुल्ला के फर्जद उमर अब्दुल्ला जो बड़ी मुद्दत बाद कश्मीर आए, काफ़ी दिन उन्होंने लंदन में गुजारे। लंदन में भी इन दिनों मौसम ठंडा है, क्योंकि कुछ तस्वीर उनकी जो है वो हमने सोशल मीडिया पे देखी, उनमें बड़ा जैकेट वैकेट वो पहना हुआ था। कुछ वीडियोज़ उनके लंदन की जो डाउनिंग स्ट्रीट है वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन तस्वीर में, उन वीडियोज़ में उमर अब्दुल्ला बड़े स्मार्ट भी लग रहे थे, और जो वहाँ का जो गरम गरम कपड़े हैं वो पहने हुए थे। और वो गर्म कपड़े वहाँ से पहनने के बाद यहाँ भी आए तो यहाँ पे भी उन्हें गर्म ही पहनना पड़ा, क्योंकि कश्मीर में भी मौसम जो है ठंडा बहुत चल रहा है। तो इसमें उन्होंने पावर की बात भी कल की। कल जब उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन किया तो इलेक्शन कमीशन को खरा खरा तो सुनाया ही, साथ में उन्होंने पावर की बात की, और ख़ासतौर पर रटले पावर प्रोजेक्ट का जो एग्रीमेंट हुआ है NHPC और राजस्थान सरकार की कई कंपनी का, तो उस पर उमर अब्दुल्ला ने बड़ा तीखा, उन्होंने कहा कि हमें पावर में आने दो, फिर इलेक्शन होने दो, उसके बाद आपको देखते हैं कि माई का दूध पिया तो छठी का दूध याद पिलाएंगे। ये उमर अब्दुल्ला ने बताया कि बिल्कुल नहीं लेने देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने मुद्दा जो यहाँ पे ये उठाया कि हम तो खुद इस मामले में कंगाल हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास खुद बिजली नहीं, तो हम दूसरी रियासत, दूसरी स्टेट को कहाँ से दें? पहले अपने घर को हम भरेंगे, उसके बाद दूसरी स्टेट्स का सोचा जा सकता है। जब यहाँ पे खुद कफील हो जाएंगे, हमारे यहाँ एक्सेस हो जाएगी, तो वही चीज़ शेयर की जाती है, वही चीज़ बांटी जाती है जो एक्सेस हो। अगर एक्सेस ना भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुजारा उससे अपना हो जाता हो, तब कहीं सोचा जाता है पड़ोसी कमज़ोर है तो उसको दिया। जब घर के चूहे भूखे मर रहे हों तो पड़ोसी का क्या हाल कौन पूछता है? ये उमर अब्दुल्ला ने कल बताया। रटले हाउस पे भी उन्होंने बताया, तनकीद का निशाना बनाया, साथ साथ में पावर की बात की। और चूंकि इस जनवरी में एक बड़ा इवेंट होने है अयोध्या में, राम मंदिर का जो बाबरी मस्जिद जो मामला है, उस मामले में एक बड़ा इवेंट होने जा रहे हैं, तो उस पर भी उन्होंने सवाल पूछा। चूंकि हमारा मीडिया जो है यूजुअली कश्मीर के सवालात को छोड़ के नेशनल और इंटरनेशनल की पॉलिटिक्स, कश्मीर की लीडरशिप से पूछता है। जिस तरह से अक्सर हमने देखा है कि तालिबान की जो लड़ाई है उसकी रिपोर्टिंग जो है टंगमर्ग में हो जाती है, तो इसी तरह का यहाँ के जो मामला देश दुनिया के बाहर के, तो वहाँ के मामला यहाँ से पूछे जाते। इस तरह यहाँ के इशूज़ पे बहुत कम हमारा मीडिया जो है वो कंसंट्रेट करता है। तो वही मामला हुआ, अयोध्या का मामला, यहाँ फारूक उमर अब्दुल्ला से पूछा। तो उमर अब्दुल्ला साहब ज़ाहिर है जब सवाल उनसे पूछा गया तो कहीं न कहीं अगर वो उसका उस तरह से जवाब देते तो बात बन सकती थी। नेशनल मीडिया उसीलिए वो तो वेट कर रहा था, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बात कल उस पर कह सकते हैं कि कोरा जवाब दिया कि मुझे तो दावतनामा ही नहीं मिला, जब मिलेगा तब सोचेंगे। वैसे भी उन्होंने बताया कि लेकिन इंपॉर्टेंट उन्होंने जम्मू कश्मीर के दो बड़े मुद्दे, इंतखाबात और उसके साथ साथ रटले पावर हाउस पर बड़ी बात की। उमर का अगर हमारे पास साउंड बाइट हो तो मैं हमारे पास मोहसिन खान है, पैनल प्रोड्यूसर है इस वक्त मोहसिन खान, उनसे गुजारिश करूंगा अगर उमर अब्दुल्ला का साउंड बाइट हो वो चला दीजिएगा। सुनिएगा उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं पावर पे। ये सीधा सीधा हमारे साथ लूट है, और क्या कहूंगा। प्रोजेक्ट हमारा, पानी हमारा, बिजली हमारी। अगर यहाँ पे हम लोगों को 24 घंटे बिजली हफ्ते के 7 दिन फराहम कर रहे होते तो मुझे कोई एतराज नहीं होता। राजस्थान क्या, आप तमिलनाडु और मालदीव्स तक ये बिजली पहुंचाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे लोग आज बिजली के लिए तरस रहे हैं। सख्ती में आप कोई हमारे साथ मतलब कोई रहम नहीं करते हो। जब आपको मीटर लगाने होते हैं तो आप हमारे घरों पे वो स्मार्ट मीटर जिसको आप कहते हो, जहां पहले पैसा भरना होता है फिर बिजली आए ना आए वो दूसरी बात है, वो मीटर लगाने में आप पीछे नहीं रहते हो, लेकिन बिजली आप फराहम नहीं करते। करिए, कोई बात नहीं, असेंबली इलेक्शन हो जाए, मैं देखता हूं आप किस तरह हम इसको आगे चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना हमें जाना पड़े, ये बिजली राजस्थान नहीं पहुंचेगी। तो ये थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने पावर को लेकर जो राजस्थान को फराहम की गई है इस सिलसिले पे उन्होंने कहा है कि जब वो पावर में आएंगे तो पावर का हिस्सा भी लिया जाएगा। बढ़ते आगे बात जरा मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका लद्दाख की करते हैं, क्योंकि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर रिटायर्ड GD मिश्रा की जानिब से उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की है। और माना जाता है कि जो ये मुलाकात है आने वाले जो लोकसभा इंतखाबात है, लोकसभा इंतखाबात से पहले ही लद्दाख के लिए एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है। और इस सिलसिले में उस ऐलान से पहले जो लद्दाख लेह अपेक्स बॉडी हैं और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के 2 इदारे हैं
उनकी मीटिंग वज़ीर दाखिला से भी है और उससे पहले ही माना जाता है कि जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में कुछ अहम बातें भी हुई हैं, लेकिन कोई सरकारी बयान जारी नहीं हुआ है। लेकिन माना जाता है कि लोकसभा इंतखाबात से पहले जो ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से कुछ मुतालबात वज़ीर दाखिला के सामने रखे गए थे, उन पर सोचा जा रहा है और माना जाता है कि लोकसभा इंतखाबात से पहले एक बड़ा ऐलान लद्दाख के लिए मुतवक्का है। बिल्कुल गौर, ऐलान मुतवक्का है। और सबसे बड़ी बात, अगर 6 शेड्यूल जो लद्दाख के बड़े लोगों की डिमांड है, उसके साथ साथ 2 डिस्ट्रिक्ट्स की वहाँ पे डिमांड है। एक नुब्रा डिस्ट्रिक्ट की वहाँ पे डिमांड है और उसके साथ साथ जो इस वक्त करगिल और ले 2 जिले, लेकिन 2 और जिले ज़ंस्कार और नोबरा की डिमांड जो है वो लद्दाख के लोग। और माने ये भी जा रहा है कि इस मीटिंग से ये जो है पहले ही ज़ंस्कार और नोबरा को जिले का दर्जा दिया जा सकता है। उसके साथ साथ कई और मामला आते हैं। मोहम्मद इसाक लद्दाख में हमारे साथी हैं और लगातार इस खबर पे नजर रखें चूंकि मामला खिते लद्दाख से। मोहम्मद इसाक, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जरा बताइएगा जो कल की मीटिंग है उसके बाद लद्दाख में क्या चिमेगोइयां हैं, क्या बताया जाता है और क्या पॉलिटिकल एनालिस्ट बता रहे हैं लद्दाख को क्या कुछ इंतखाबात से पहले कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है? जी सर, हम आपको बता दें जिस तरह से यूनियन टेरिटरी लद्दाख में 2 जो अहम बॉडीज हैं, लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का, एक तरफ से यूनियन गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ एक डायलॉग का सिलसिला जारी है जहां पे वो अपने 4 पॉइंट एजेंडा लगातार सामने रख रहे हैं। और उसके बाद इन दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख डॉक्टर बीरी मिश्रा दिल्ली के दौरे पर हैं और दिल्ली के दौरे के दौरान मुख्तलिफ जो मिनिस्टर्स हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख यूनियन मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात करके कई अहम विषय के ऊपर उन्होंने बातचीत की है लद्दाख को लेके। और अब जराये के हवाले से खबर आ रही है कि लद्दाख के अंदर जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट्स की डिमांड जो है लगातार किया जा रहा है और उनमें से एक अहम जो रीजन है वो ज़ंस्कार है। चूंकि ज़ंस्कार जिले हेडक्वार्टर से काफी दूर जगह पे वाक़ हैं, तो ज़ंस्कार के लोग पिछले कई वक्त से डिस्ट्रिक्ट की डिमांड कर रहे हैं। और 2019 के इलेक्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने खासकर ये यकीन दहानी दी थी कि ज़ंस्कार को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाएगा। और ज़ंस्कार के लोगों में अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब ज़ंस्कार को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलेगा। लेकिन अब तवक्को किया जा रहा है कि 2024 के इलेक्शन से पहले ज़ंस्कार को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जा सकता है। एक बड़ा फैसला यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से किया जा सकता है, लेकिन अभी तक डिस्ट्रिक्ट के स्टेटस को लेके मोहर नहीं लगा है। और दूसरी जानिब लद्दाख के दूसरे और भी जगह हैं जैसे नुब्रा है, द्रास है, सांगकू है, इन एरिया से भी डिस्ट्रिक्ट की डिमांड किया जा रहा है। और फिलहाल के हिसाब से ज़ंस्कार और नुब्रा को जिस तरह से जराये के हवाले से खबर आ रही है कि उसके ऊपर कंसिडर किया जा रहा है। और 24 के इलेक्शन से पहले यूनियन गवर्नमेंट की जानिब से लद्दाख को लेके डिस्ट्रिक्ट के स्टेटस को लेके कहीं न कहीं एक अहम फैसला किया जा सकता है। क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की जानिब से पार्टी के हिसाब से ज़ंस्कार को यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से ज़ंस्कार और नुब्रा को डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाया है, लेकिन पार्टी के लिहाज से अपने पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बनाए हैं। यानी पार्टी के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट बनाया है भारतीय जनता पार्टी की जानिब से नुब्रा और ज़ंस्कार को। तो उसी के तनाजुर में हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में ज़ंस्कार और नुब्रा के लिए अहम डिसीजन देखने को मिल सकता है। और एक चीज ये भी है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट और खासकर रूलिंग पार्टी ज़ंस्कार को इस बार 2024 से पहले डिस्ट्रिक्ट का दर्जा नहीं दिया जाता तो आने वाले समय में यानी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक भी हो सकता है। और साथ ही साथ इस वक्त एक अहम पॉलिटिकल जो मूवमेंट लगातार जारी है एपेक्स और केडीए के बीच में, तो उस सिलसिले में ये भी हमें जराये के हवाले से इंफॉर्मेशन मिली है कि जो ज्वाइंट ड्राफ्ट देना है एपेक्स केडीए दोनों को, जो 4 पॉइंट एजेंडा है, उस वाले से आने वाले समय में जल्द से जल्द एक ज्वाइंट जो ड्राफ्ट है क्लियर पॉइंट्स मेंशन करके एपेक्स केडीए दोनों यूनियन गवर्नमेंट के सामने यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सामने रखेंगे। देखिए बिल्कुल बातचीत का सिलसिला अगला भी शुरू होने जा रहा है, लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगा, लद्दाख में जो पिछला 6 शेड्यूल की जो डिमांड है उसके साथ साथ लद्दाख में 2 पार्लिमानी जो सीट्स हैं उनकी भी डिमांड लद्दाख के लोग कर रहे हैं, चाहे एक करगिल के लिए, एक लेह के लिए और दूसरा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कयाम है। और फिर अगर देखा जाए तो 6 शेड्यूल के अलावा और किन बड़े मुद्दों पर इस वक्त जो बात चल रही है और क्या उम्मीद है लोगों को इनमें से कितने, क्योंकि सारे पॉइंट तो यूजुअली कहीं पे भी अप्रूव नहीं हो पाते, कितने पॉइंट्स का आमतौर पे पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि अप्रूव हो जाएंगे, हो सकते हैं?
जी, जनरली जो एपेक्स के लिए का डिमांड है 4 पॉइंट एजेंडा है और उसमें सबसे पहले स्टेटहुड की मांग किया जा रहा है और दूसरे नंबर पे 6 शेड्यूल के ऊपर जो है बातचीत लगातार जारी है। तो इस बार यूनियन गवर्नमेंट 6 शेड्यूल के ऊपर जो है कैसे गौर करता है, ये देखने वाली बात अहम है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी और गवर्नमेंट की जानिब से कल्चर, लैंड और खासकर जो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बात करें उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। यानी 6 शेड्यूल नहीं, लेकिन आपको सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशनली दिया जाएगा। तो अब देखने वाली बात अहम यह होगी कि क्या 6 शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की तरफ पे लद्दाख को सेफगार्ड किया जाएगा, और वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड लैंड, कल्चर और जो जॉब रिजर्व किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के जरिए, तो क्या उसके ऊपर एपेक्स के लिए का किस तरह की रद्द-ए-अमल होगा, ये नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक के बाद तय हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तवक्को किया जा रहा है कि एपेक्स के लिए जो 4 पॉइंट एजेंडा है उनके ऊपर गौर किया जाए और इस बार के राउंड ऑफ टॉक में हमें ये जो है पॉइंट हमें देखने को मिलेगा कि कौन से पॉइंट के ऊपर जल्द से जल्द, चूंकि डिलिब्रेशन और डिस्कशंस लगातार जारी है, उसके ऊपर कंसेंसस बनता है और एक डिसीजन लद्दाख के फेवर में आता है। मामले साहब, कारगिल से हमारे लद्दाख से हमारे साथी, और लद्दाख का बड़ा मामला, कुछ हल्के कहते हैं सुलझने वाला है, कुछ तो कहते हैं कि नहीं अभी उलझा ही रहेगा। सुलझेगा तो सुलझेगा, उलझेगा तो बात लंबी जाएगी, लेकिन कहा जाता है कि जितना जल्दी सुलझे बात उतनी अच्छी। तो उम्मीद का इजहार है, लद्दाख के लोगों को उम्मीद है और उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन हम भी उम्मीद करते हैं कि कुछ बदलेगा। क्या बदलेगा वो हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। अभी एक छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद हम आपको दूसरे मामला पे लिए चलेंगे, लेकिन पहले ये छोटा सा तजारती वक्फा।